गुड मॉर्निंग क्लास। इससे पहले क्लास में आपको कौन सा स्टेट बताए थे? बंद कर दीजिए, गेट बंद कर दीजिए। हाँ, हरियाणा बता रहे थे। हरियाणा कंप्लीट हो गया था। जल्दी बैठिए गर्ल्स लोग, टाइम से रहा कीजिए। हरियाणा कंप्लीट। भगवान का घर, हरियाणा मतलब भगवान का घर। हरि का निवास हरियाणा। शाह आयोग के सिफारिश पर पंजाब राज्य का पुनर्गठन किया गया था। चलिए बाबू, अब हल्ला कोई नहीं करेगा। देखिए, 1966 में शाह आयोग का गठन किया गया। उन्होंने पंजाब एंड ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन का पुनर्गठन कर दिया। शाह आयोग के सिफारिश पर पेप्सू का पुनर्गठन किया गया। एक बड़ा सा स्टेट था, जिस इतना बड़ा एरिया में था ये स्टेट, इसी का नाम था पेप्सू। इसमें क्या किया गया, जहां हिमालय पर्वत था उसे बनाया गया हिमाचल प्रदेश। जहां हिंदी भाषा बोली जाती थी उसे बनाया हरियाणा। जहां पंजाबी भाषा बोली जाती थी उसे बनाया पंजाब। इन दोनों की संयुक्त राजधानी बना दिया हरियाणा, चंडीगढ़। चंडीगढ़। तो 1966 में गठित शाह आयोग के सिफारिश पर 4 राज्य बन गए और पेप्सू राज्य का विघटन हो गया। भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन यानी राजकीय आपात 356 स्टेट इमरजेंसी जिसे कहते हैं, वह सबसे पहले लागू हुआ था कहां पे? हाँ, पंजाब में। कहां पे? पंजाब एंड ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन। याद रहेगा, किसी को दिक्कत नहीं ना? पंजाब हो गया था, हरियाणा भी हो गया। हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा साथ लगती है और यमुना नदी इसका बॉर्डर बनाती है। यमुना नदी क्या करती है? बॉर्डर बन। हरियाणा में नीचे के भाग को भिवानी का मैदान कहते हैं, जबकि पंजाब के नीचे के भाग को मालवा का मैदान कहते हैं। हरियाणा में बस ऊपरी एरिया कालका के पास और पंचकूला के पास पहाड़ी एरिया है, बाकी सारा एरिया खेती के लिए समृद्ध है। हरियाणा का सबसे कम जंगल है, यहाँ सेक्स रेशियो भी सबसे कम है, महिला और पुरुष का अनुपात सबसे कम है। कहाँ पर? हरियाणा में। हरियाणा ये पाकिस्तान से सीमा नहीं बनाता है, हरियाणा पाकिस्तान से सीमा नहीं बनाएगा। इस एरिया में हिसार है भैंस अनुसंधान के, इस एरिया में करनाल है गाय या डेयरी अनुसंधान के, गाय या डेयरी अनुसंधान। विराटनगर यहाँ पे है, यमुनानगर औद्योगिक क्षेत्र। लाइन से युद्ध का स्थान कुरुक्षेत्र, कैथल और पानीपत। कुरुक्षेत्र, कैथल और पानीपत। 2 पहाड़ी एरिया का नाम है पंचकुला और कालका। पंचकुला और कालका। यहाँ पे ये एरिया दिल्ली बीचों बीच में पड़ता है। दिल्ली, हरियाणा कितनी ओर से घेर लिया? दिल्ली को कितनी ओर से घेर लिया? 3 ओर से दिल्ली ने, हरियाणा ने घेर लिया, 1 ओर से यूपी ने। तो बीच में सैंडविच बन गया कौन सा? दिल्ली। सैंडविच बन गया दिल्ली। अब दिल्ली के पास नीचे गुड़गांव, जिसका नया नाम गुरुग्राम हो गया। गुरुग्राम सिटी ऑफ मिलेनियंस कहा जाता है। जितनी बड़ी कंपनियां हैं सबका ऑफिस कहाँ है? गुड़गांव। देखिए, जितनी बड़ी कंपनी ऑफिस या तो मुंबई डालेंगी या फिर दिल्ली के आसपास, क्योंकि बड़ी कंपनियों को पास इतनी टाइम नहीं होता है कि वो अपने वर्कर को जाके सिखाएं। उन्हें चाहिए स्किल्ड वर्कर। समझ में आ गया कि नहीं? हमारे यूपी, बिहार, झारखंड की सबसे बड़ी समस्या यहाँ वर्कर मिलेंगे, स्किल नहीं। कोई काम मांगने आएगा तो मजबूरी के हिसाब से हमको बहुत जरूरत है, काम दे दीजिए, जबकि काम योग्यता के आधार पर मांगा जाता है। यहाँ कहेगा क्या जानते हो, तो जो करा लीजिए। तो भैया ये जो करा लीजिए वो केवल मजदूरी भर में ही लिमिटेड है कि बोरा उठा लो, सीमेंट उठा लो, ईंटा उठा दो, कुछ सफाई कर दो। लेकिन जब आप ऑफिस में जाइएगा और कहिएगा जो करा लीजिए, तो क्या कराएगा आपसे? वहां पे आप एचआर सेक्शन में जाएंगे कि सपोर्ट टीम में जाएंगे, टेक्निकल में जाएंगे, ऑपरेशंस में, किस एरिया में आपको रखा जाएगा? ऑडिट में, अकाउंटेंट में, सेल्स में, या बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जहां पे सर्विस में, जैसे कहीं एसी बिक गया, उसके बाद कोई दिक्कत हो, कस्टमर केयर को फोन करते हैं ना, उस कंपनी का वहां सेल्स में होगा। बेचने से पहले वाली टीम अलग होती है, बिकने के बाद वाली टीम अलग होती है, दोनों की ट्रेनिंग अलग होती है। जैसे कोई चीज सामान खरीदिएगा तो खरीदने से पहले जिसे ट्रेनिंग दिएगा तो बहुत अच्छा बात बताएगा, हाँ एकदम दिक्कत नहीं है, एसी चलाइए, एकदम गोरा हो जाइएगा।
कुछ कुछ बोल के बच जाएगा। अच्छा, जब बिकने के बाद अगर कोई फोन कर रहा है तो वहां टेक्निकल आदमी रहना चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है उसमें। कहेगा बड़ी आवाज करता है ये सी, फेंक देंगे नोच के। कहा अरे नहीं नहीं, उसमें देखिए फैन स्पीड होगा, फैन स्पीड धीमा कीजिए, तो फैन स्पीड धीमा करेंगे, आवाज कम करेगा। कहा हो गया, अबे नोचिए दिए रहते हम तो। तो वहां गुड़गांव, दिल्ली में तो भाई इतना जाम लगता है ना, कोई दिल्ली घुसने के बाद दिल्ली में समझ में आता, अरे बाप रे बाप, इतनी क्राउडेड। सबको दिल्ली लगता है कि मेरा ही है। एक स्टेट दिल्ली है जहां जाने के बाद आपको नहीं लगेगा कि आप अपना स्टेट छोड़ के आए, दिल्ली हमारा है। अब दिल्ली के लिमिटेड एरिया, तो दिल्ली एक और किससे गिर गया, हरियाणा, और एक और, 3 और से हरियाणा, और एक और से यूपी। अब दिल्ली हो गया जाम, दिल्ली हो गया जाम। अब हमारा नेशनल कैपिटल स्टक हो गया। दिल्ली किसी स्टेट कैपिटल है जी? दिल्ली क्या है? नेशनल कैपिटल है। पटना क्या है? स्टेट कैपिटल। और दिल्ली क्या है? नेशनल कैपिटल है। तो नेशनल कैपिटल में इतना जाम लगना बहुत ही गड़बड़ बात है, और वो एरिया भी क्या है, छोटा है। तो यहां डिसाइड किया गया कि इसको और बढ़ाया जाएगा। तो कुछ एरिया किससे लिया गया? हरियाणा से, और कुछ एरिया यूपी से लिया गया। और कहा गया कि तो हरियाणा का हम अपना एरिया ना देंगे, यूपी का तो हम भी अपना नहीं देंगे। कहा गया कि देखिए ना, ये यहाँ नियम कानून सब किसका रहेगा? यूपी का ही रहेगा। और जो हरियाणा वाला है उधर नियम कानून किसका रहेगा? हरियाणा। लेकिन इसे हम दिल्ली का एक्सटेंशन मान लेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? तो उसे कहा दिया गया कि नेशनल कैपिटल रीजन घोषित कर दिया। नेशनल कैपिटल रीजन, नेशनल कैपिटल रीजन घोषित कर दिया। एनसीआर, क्या घोषित कर दिया? एनसीआर, दिल्ली एनसीआर। तो प्रॉपर दिल्ली में रहेंगे तो क्या कहलाएगा? दिल्ली। अब बाहर निकले तो एनसीआर। इसलिए देखते होंगे लिखता है दिल्ली एनसीआर, केवल एनसीआर नहीं लिख। अगर केवल एनसीआर का रहा है तो दिल्ली के बाहर, और दिल्ली का रहा है तो दिल्ली में। तो जितनी आबादी या पुराना जगह जितना मिलेगा वो दिल्ली में मिलेगा। जितना डेवलप एरिया, जो कारपोरेट एरिया, सब एनसीआर में। गुड़गांव किस में आ गया? एनसीआर। यूपी के साइड का नोएडा एनसीआर में। सब एक्सटेंशन किस में आ जा रहा है? एनसीआर। अब यूपी का शहर गाजियाबाद और दिल्ली में लोगों को अंतर समझ में नहीं आता। समझ में आ गया कि नहीं? मतलब अब दिल्ली समझिए कि आप 100 किलोमीटर इधर से उधर चले जाएंगे ना, कितना किलोमीटर? 100 किलोमीटर, तो आपको लगेगा हम दिल्ली में ही हैं। जबकि बाकी जगह क्या होता है, 10 किलोमीटर बाद आपको लग जाएगा अब गांव शुरू। पटना से 10 किलोमीटर किसी भी दिशा में जाइए ना, सारा खत्म, खेत खलिहान, आलू बोले, गेहूं कटिया, 10 किलोमीटर खत्म। और दिल्ली में 100 किलोमीटर चलिए तब यहां से हम। समझ में आ रहा है? हम लोग के दिल्ली में जो 2 ऑफिस है, एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस के बीच की दूरी है 45 किलोमीटर। समझ में आ गया कि नहीं? जैसे यूपीएससी वाला जो है वो अलग है, और जो बाकी ये जनरल एनडीए, सीडीएस, सीजीएल, जनरल कम, उसका अलग है, क्योंकि सबके काम भी क्या है, अलग अलग है वहां पे। अच्छा, वहां पे वर्किंग कल्चर भी ज्यादा मिलता है। हम लोग का पहले कॉलिंग टीम पटना में थी, रिस्पॉन्ड उतना नहीं आता था। अभी कॉलिंग टीम कहाँ बैठ गई है? दिल्ली। गुड़गांव में है, कुछ नोएडा में, कुछ दिल्ली में। अभी आप लोग कोई समस्या में कॉल करते हैं तो बात करता होगा आपसे, जवाब आप लोग को क्या करता है? प्रॉपर दे देता है। अब पूरा रिकॉर्ड के साथ, किस आदमी ने कॉल किया था, किस रिलेटेड बात किया था, पूरा रात में रिपोर्ट दे देता है कि 400 लोगों ने कॉल किया, जिसमें हम 300 का ही उठा पाए, बाकी 100 को वेटिंग में चल गया, क्योंकि कॉल करते रहेंगे उसका वेटिंग में। डेवलप बहुत तेजी से हो गया। तो कहीं पे भी समझिएगा स्किल ज्यादा जरूरत होता है। हमारे यहाँ स्किल की बहुत कमी है। हमारे यहाँ एजुकेशन पे ध्यान दिया जाता है, स्किल पे नहीं। एक होता है एजुकेशन। अभी आप लोग क्या सीख रहे हैं? ट्रेनिंग में आपको क्या सिखाया जाएगा? स्किल। उसके बाद प्रमोशन किस आधार पे दिया जाएगा? एक्सपीरियंस। किस आधार पे दिया जाएगा? एक्सपीरियंस। ये चारों चीज जहां आ गया ना, बहुत हाँ, 3 चीज, चारों नहीं 3 चीज। एक्सपीरियंस, समझ में आ रहा है कि नहीं? एक और चीज होता है इसमें, वो कहीं कहीं आपको एज भी कहीं कहीं फैक्टर कर देता है, समझ में आ गया? लेकिन एक ऐसा चीज है, एज और एक्सपीरियंस साथ साथ आता है, तो ये भी कहीं कहीं एज भी ना क्या करता है, प्रभाव डाल देता है। लेकिन हर जगह, अब जैसे मान के चलिए आप किसी डील में जा रहे हैं, बिजनेस डील, इंटरनेशनल डील में, आप बहुत बड़े पढ़े लिखे हैं, IITN, IIM से पढ़े हैं, कहीं से भी पढ़े हैं, एजुकेशन है, 2 साल 3 साल काम किए, स्किल्ड आ गया, आप बढ़िया से एक्सपीरियंस है, और आपकी उम्र है 25 साल, और आप जा रहे हैं डील करने गूगल के पास। थोड़ा सा ना लगता है कि ना दाढ़ी मोज भी ठीक ठाक से नहीं है, और वहां 35-40 का कोई हमारी तरफ बूढ़ा रहेगा तो अरे समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े।
तो खैर ये एज बहुत बड़ा फैक्टर नहीं रखता, लेकिन ये तीनों चीजें आपकी जरूरत है। हमारे यहाँ लॉर्ड मैकाले ने जब एजुकेशन सिस्टम को बढ़ाया ना, तो उसने केवल इस पे ध्यान दिया, बस, बाकी कहीं पे ध्यान नहीं दिया। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है ना, उसके 60% इंजीनियर इंडिया से। अगर एक दिन यूनियन बना के साइड हुए समझना, अगले दिन एक नया माइक्रोसॉफ्ट तैयार हो जाएगा, एक दिन तैयार हो जाएगा। लेकिन अलग ही नहीं होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ लोगों का माइंडसेट क्या होता है, किसी भी लड़का से पूछिए क्या बनना है, डॉक्टर, क्या बनना है, इंजीनियर। किसी ने सोचा कि हमें अपना एंटरप्रेन्योर कंपनी खड़ा करना है? नहीं, सब अच्छा इंजीनियरिंग कर लेगा, लड़का सेटल्ड है कि नहीं, उसको नौकरी लग गई ना, बस उसकी लाइफ खत्म। ये माइंडसेट हम लोग का है, और सबका अलग अलग माइंडसेट है। हमारा काम है जॉब के लिए प्रिपरेशन कराना, हम आपको बिजनेस के लिए थोड़ी बोलेंगे। जो इसका बिजनेस वाला है बिजनेस के लिए बोलेगा, पढ़ने के लिए थोड़ी बोलेगा। सबका अलग अलग काम है। हमारा जो काम है, हमारा काम है आपको एक एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया में जॉब के लिए ले जाना। लेकिन हम ये कहते हैं कि केवल यही चीज नहीं है, इसके अलावे भी है। अच्छा, जो बिजनेसमैन होते हैं ना, अगर आप यहाँ से पढ़े लिखे हैं, कुछ भी नहीं कि अगर आप एक बढ़िया से सिविल सर्विसेज की अगर तैयारी भी की है ना, उसके बाद आप बिजनेस में भी जाइएगा, तो आप अपने बिजनेस में एक डिसिप्लिन फॉलो करिएगा। कैसे होता है आप, तो हम इसीलिए कहते हैं ना, यूपीएससी इसलिए नहीं पढ़िए कि आपको यूपीएससी निकाल के नौकरी करना है, बल्कि आपको जनसंख्या में, जनगणना के काम में ना आके एक अच्छा सिविलियन बनना है। आपको कोई आपको ठग नहीं सकता। आप जहां भी रहेंगे तो आपकी एक पहचान रहेगी, समझ में आएगी? नहीं तो पैसा से तो कुछ नहीं होता है। दो तरह से अमीर होता है, एक पैसे से, एक दिमाग से। तो जो पढ़ाई करते हैं ना, वो दिमाग से अमीर होते हैं। अब कुछ पैसे वाले को देखिएगा ना, घिना देता है ऐसे। देखिए कोई पढ़ा लिखा रहेगा, उसके बाद पैसा रहेगा तो थोड़ा सा रहता भी है यहाँ पे, उसको तो कुछ मैनेज कर लेता है। एक और को रहेगा, सब निकलेगा, सब स्कॉर्पियो से ऐसा लगेगा कि बाप रे बाप, यहाँ पे लग रहा है स्पेस एक्स खरीद ले ही। तो दिल्ली एनसीआर समझ में आ रहा है? बड़ा किया, सही किया कि नहीं किया? तो अगल बगल का एरिया दिल्ली एनसीआर। अब कोई भी इंसान दिल्ली जाना चाहता है कि एनसीआर रुक जाना? गुड़गांव किस में आ जाता है? एनसीआर। नोएडा एनसीआर। गाजियाबाद तक का एरिया एनसीआर। हद तो तब हो गया, आप गवर्नमेंट सोच रही है एनसीआर में राजस्थान का भी इस एरिया को शामिल करने के लिए। समझ में आ गया कि नहीं? इतना भयानक दिल्ली इतना तेजी से एक्सपेंड कर रहा है। अच्छी बात है, यहाँ पे आप जहाज से जाइएगा ना, तो आपको लगभग 150 किलोमीटर दूर रहिएगा ना, 100 किलोमीटर दूर से तो दिल्ली दिख जाएगी। 100 किलोमीटर दूर पूरी बिल्डिंग, घर द्वार सब दिखते चले जाएगा वहां पे। इतना बड़ा हो गया है दिल्ली, और ऊपर से पोल्यूशन इतना ज्यादा रहता है कि दिल्ली में ना रात में जहाज लैंड ठीक करती है, क्योंकि रोशनी चमकते रहता है। दिन में तो इतना धूल धक्कड़ रहता है ना कि देखने के बाद लगता है भाई ये तो गैस चैम्बर हो जाएगा कुछ साल के अंदर। पोल्यूशन इतना भयानक, समझ में आएगी नहीं? तो अब क्या कीजिएगा, जहां लोग ज्यादा रहते हैं पोल्यूशन होता है। अब तो उसके लिए कई, जैसे दिल्ली में सीएनजी गाड़ियों को कंपलसरी कर दिया गया है, फिर ई व्हीकल्स आ रही हैं, इलेक्ट्रिक। लेकिन जनसंख्या है ये, उसको भाई हम लोग नाकाम नहीं कर सकते। जहां जनसंख्या रहेगी उसकी चीजें भी बढ़ती रहेंगी। तो दिल्ली में क्या था कि पहले दिल्ली छोटा था तो इसमें जाम लग जाता था। अभी किसी को हरियाणा से यूपी जाना है तो पूरा दिल्ली हिल के तोड़ जाएगा। तो इसके लिए क्या किया गया ना, दिल्ली थी ना, तो इसके साइड में क्या बसा दिया गया, एक रिंग रोड बना दिया गया। क्या बना दिया? रिंग रोड। अब किसी को हरियाणा से जाना है तो यहां जाएगा, रिंग रोड पकड़ेगा, बाहर हो जाएगा। अब उसको ना पूरी दिल्ली घुसने की जरूरत ही नहीं है। रिंग रोड का कंसेप्ट ही होता है कि शहर को मत घूमो। अच्छा, किसी को शहर में घुसना है तो रिंग रोड से अंदर घुस जाओ, बाहर चला जाओ। तो दिल्ली के साइड में क्या बनाया गया था? रिंग रोड। क्या बनाया गया? रिंग रोड। दिक्कत जानते हैं कब हुआ? जब दिल्ली की आबादी रिंग रोड के बाहर बस गई। रिंग रोड अंदर घुस गया। अभी कोई रिंग रोड में घुसेगा तो रो देगा रिंग रोड पे। अब इतना जाम लगता था यूपी में जिसका कोई हद नहीं। इसके लिए बनाया गया एक बड़ा रिंग रोड जिसका नाम रखा पेरीफेरल। क्या रखा गया? पेरीफेरल। क्या बनाया गया? पेरीफेरल। अब वो दिल्ली के बाहर जाता है पेरीफेरल। समझ में आ गया कि नहीं? क्या अब दिल्ली में घुसने की जगह वो एनसीआर के बाहर है। रिंग रोड किसके बाहर? दिल्ली। रिंग रोड दिल्ली के बाहर और पेरीफेरल। हाँ, अब देखो एक गधा रवि कुमार पूछ रहा है कि सर एनसीआर का फुल फॉर्म बताइए। नेशनल कैपिटल रीजन अभी लिखे थे। हाँ, हाँ, और भी दिक्कत होगा। ये पेरीफेरल है ना, इस पेरीफेरल के आसपास भी लोग अब बसने लगे हैं और गिन के 5 से 10 साल के अंदर अंदर लोग इस पेरीफेरल के बाहर चल जाएंगे। अब बनाएगा एक्सटर्नल पेरीफेरल।
हरियाणा और पूरा शामिल कर ले, पेरिफेरल पे जाम नहीं लगता है, समझ में आ गया कि नहीं। सड़कें भी है बहुत बड़ी वहां पे। तो दिल्ली क्या है, दिल्ली की ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस उतना नहीं है, एक रायसीना की पहाड़ी है, खत्म कहानी, यही एक ज्योग्राफिकल है, और यमुना के किनारे, ज्योग्राफी का काम खत्म। लेकिन इसकी राजनीतिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। इतिहास में राजधानी 1911 में घोषणा हुई और 1 जनवरी 1912 में भारत की राजधानी दिल्ली हो गई। और दिल्ली में जहां पे वहां वायसराय को बैठना था, गवर्नर को बैठना था, उस सब के लिए बनाने की जिम्मेदारी एडविन लुटियन और बेकर्ड को दिया गया। तो पूरा जो नक्शा बनाया था वो किसने बनाया था, एडविन लुटियन और बेकर्ड। इसलिए उस एरिया को क्या कहते हैं, लुटियन दिल्ली। दिल्ली की जहां एडमिनिस्ट्रेशन है उसे कहते हैं लुटियंस दिल्ली, लुटियंस दिल्ली। और जहां राजा रहते थे वो अभी है पुरानी दिल्ली। वो क्या है, पुरानी दिल्ली। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन को पुरानी दिल्ली जंक्शन कहते हैं। दिल्ली जंक्शन अगर आपके टिकट में लिखा है ना दिल्ली जंक्शन, समझिए लाल किला के किनारे उतारेगा आपको। ट्रेन जाएगी तो लाल किला से सट के एकदम एकदम सट के लाल किला से निकलेगी। तो दिल्ली जंक्शन का मतलब पुरानी दिल्ली, दिल्ली जंक्शन का मतलब। और वहां से 2 किलोमीटर दूर एक नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है। दोनों में ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, लेकिन अगर बाई रूट जाइएगा तो सिग्नल दाहिना बाएं करके ज्यादा घुमा देता है। 2 किलोमीटर का क्या है डिस्टेंस है, नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली। तो मुगलों के समय राजधानी पुरानी दिल्ली। पुरानी दिल्ली में सब मिलेगा, लाल किला और उसके सामने जमा मस्जिद, लाल किला उसके सामने जमा मस्जिद, निचवा चोर बाजार और मीना बाजार, ये सब एक पास मिलेंगे। समझ में आ गया कि ना क्या। चांदनी चौक, हाँ पूरा एरिया का नाम है चांदनी चौक। चांदनी चौक चले गए तो चांदनी चौक गए तो वहीं मिलेगा जमा मस्जिद, वहीं मिलेगा लाल किला। और पुरानी अगर ट्रेन पे क्या लिखा है, दिल्ली जंक्शन, आप कहाँ जाने वाले हैं, पुरानी दिल्ली। और लिखा है नई दिल्ली, नई दिल्ली जाएंगे। तो मुगलों की राजधानी थी पुरानी दिल्ली, अभी राजधानी है नई दिल्ली, न्यू दिल्ली अभी की राजधानी है। ये अब इतना छोटा दिल्ली है, इसमें हम आपको क्या दिखाएंगे, बस इसलिए गोल गोल बना देते हैं, इसमें जाते रहिए। आप 100 किलोमीटर तक गाड़ी से चलिएगा ना दिल्ली में ना, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि दूसरा शहर आया, क्योंकि कंटिन्यूअस चलते जाइएगा। शहर कब अंतर लगता है कि शहर गए खाली हो गया, खेत उत मिल गया, तब चले फिर अच्छा ये कौन जिला है, ऐसे। वहां पे ऐसा नहीं, इतना बड़ा दिल्ली हो गया वहां पे। और दिल्ली देखने के बाद लगता भी है यहाँ पे, दिल्ली जाइएगा ना तो अपने गांव को कहिएगा कि क्या किया है दूसरा, कौन डेवलपमेंट नहीं किया है, अत्याचार हो रहा है हम लोग के साथ। और दुबई जाइएगा ना तो दिल्ली को कहिएगा का कोई लो रही। तो इंसान का जो माइग्रेशन होता है कभी नहीं रुकता। गांव का आदमी जिला में बसना चाहता है, जिला का आदमी राजधानी में बसेगा, राजधानी का आदमी दिल्ली में बसना चाहता है, दिल्ली वाला सोचेगा मुंबई में, और मुंबई वाला सोचेगा अमेरिका में बस जाए, और जा रहा है चांद पे। समझ में, चांद पे बसेगा ना तो उसके बाद सोचेगा भगवान किधर है। सबका अलग अलग मेंटल लेवल भी होता है। एक बार अगर आप गांव छोड़ दिए ना, फिर आपको शहर बदलने में कोई तकलीफ नहीं आएगा। फिर क्यों, तब आपको वही लोग पहचानेंगे जिनका मोबाइल नंबर आपके मोबाइल में सेव है। दिल्ली में जिनका मोबाइल नंबर सेव नहीं, कोई नहीं पूछने आएगा। बगल में आग लग जाएगा फोन कर देगा कि आग लगल है। गांव में फायर ब्रिगेड बाद में मार बाल्टी सुता। अब बाद में बाल्टी चुरा लेगा, बाल्टी गायब। तो दिल्ली में जो बनाया गया राष्ट्रपति भवन बनाया गया, इसके आगे राजपथ बनाया गया जिसका नाम कर्तव्य पथ। यहां इंडिया गेट बना दिया गया, यहां वार मेमोरियल बना दिया गया, यहां संसद भवन बनाया गया। क्या बनाया गया, इधर सुप्रीम कोर्ट बना दिया यहां, और बाकी सारे मंत्रालय, गृह मंत्रालय, सड़क परिवहन मंत्रालय सब यहीं पे है, अगल बगल में सारा चीज यहीं पे है। हाई कोर्ट इधर में भी है, यहाँ पे सारा चीज यहाँ पे सीपी है, कनॉट प्लेस, सीपी कनॉट प्लेस, यहाँ पे सीपी यानी कनॉट प्लेस। रेलवे मेट्रो स्टेशन का नाम राजीव चौक, उतरेंगे तो सीपी कनॉट प्लेस। सारा जगह एक ही टाइप का मिलेगा वहां पे, छोटा छोटा जितने व्यापार लगते हैं ना, छोटे छोटे दुकान वगैरह सब सीपी में लगेंगे सब वहां पे। दिल्ली का बहुत क्राउडेड एरिया है सीपी, तो सारा चीज इधर ही में है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, किसी को दिक्कत। जैसे यहाँ का पटना का खेतान मार्केट कैसे छोटा छोटा दुकानें बहुत ज्यादा लगी रहती, तो वैसे वहां पे भी लगे रहेगा सीपी में। वहां पे एक आदमी, हम दिल्ली में गए तो एक आदमी कहा चलिए आपको ना सीपी का सबसे बेहतरीन हम आपको ले चलते हैं दुकान पे, काफी अच्छा वो जूस वगैरह बनाते हैं। हम कहे कि चलो भैया आप दिल्ली आए हैं तो हम भी चलते। वहां चुपचाप खड़ा थे हम, अब गाड़ी में बैठे, ऑर्डर दिए, 40 मिनट के बाद वो पुदीना पानी लाया। कहता है सर ये बहुत स्पेशल है, मोजीतो। हम
कह के तुमको अगर पहले पता रहता तो 40 मिनट में पुदीना पानी पिलाएगा ना, तुम यहां से चल गए रहते। बैच कंप्लीट ले लेता आदमी, 40 मिनट में तुम पुदीना पानी पिला रहे हैं यहाँ पे। कह रहे सर ये डिटॉक्स होता है, खून साफ कर देता। हम कह मेरा पूरा खून खौल गया, पूरा साफ हो गया वो कितना दिन तक खौल के पूरा। उसके बाद वो नहीं रुका, कहा ठीक है जा रहे हैं। उसके बाद पूछा उनको कोई तकलीफ है क्या? तकलीफ है क्या? 40 मिनट में तू पुदीना पानी पिला रहा है यहाँ पे, और एक तो सीपी पहुंचने में 40 मिनट लग गया। हमें लगा सच में बहुत होगा यहाँ पे, और लोग बड़ा शौक से पी रहे थे पुदीना पानी। मोजीतो, अरे यार बर्फ कूचो पुदीना पानी डाल दो, हो गया पी जाओ मोजीतो। ऐसा मोजीतो हमारे यहाँ गांव में फेंकल जाता है मोजीतो यहाँ पे। तब हमको समझ में आया कि शहर में कुछ नहीं है, बस मतलब एक ऊपर कॉस्मेटिक सुधार कर दीजिए। हमारे यहाँ बगीचा, शहर में पार्क। केवल क्या किया गया, नाम चेंज किया गया, नहीं समझ में आ गया। तो ये जितना एरिया दिख रहा है ना, सब एक ही पास मिलेगा। अच्छा इसके पीछे एक जंगल है, इधर जंगल है, कौन सा जंगल बन गया? ठीक है जंगल, ये कौन सा जंगल बन गया? और यहाँ पीछे तिहाड़ जेल है। कौन जेल है? तिहाड़ जेल। राष्ट्रपति भवन के पीछे छोटा सा एक मुगल गार्डन है, और उसके पीछे बड़ा जंगल बनाया गया पर्यावरण को संरक्षण करने की, राष्ट्रपति को ताजा ताजा हवा लगे। और उसके पीछे तिहाड़ जेल। तो दिल्ली का जितना एडमिनिस्ट्रेशन है ना, इसी एरिया में होता है यहाँ पर। और इधर इंडिया गेट है, इंडिया गेट के पास यहाँ एम्बेसी रोड है। यहाँ जितने राजदूत रहेंगे सब ना, अमेरिका का राजदूत, कनाडा का, सबका दूतावास है। एक गो खोपचा खोपचा बनाया है, मैंने बंगला। एक एक गो बंगला है साइड साइड में। 5 बीघा में आप राजदूत बना लीजिए, म्यांमार के 2 बीघा में, अमेरिका का 4 बीघा में, इसका वहां क्या बैठा है राजदूत। ये पूरा हाईली सिक्योर एरिया है ये दूतावास में। जब जाइएगा इसमें तब आपको समझ में आएगा, यहाँ पे बहुत हाईली सिक्योर। इसी को कहते हैं लुटियंस दिल्ली। यही सब बैठता है सब, यहां पे सबका क्वार्टर मिलेगा। फलाना एमपी, ई नेता, ऊ नेता, सारा नेता यहीं रहेगा सब अगल बगल में। सचिवालय वगैरह सब इधर ही मिलेगा आपको, सब चीज। इसी को कहेंगे लुटियंस दिल्ली। क्या नाम है? लुटियंस दिल्ली। नाम समझ में आ रहा है? लुटियंस दिल्ली। अच्छा, पुरानी दिल्ली तो मुगलों के समय राजधानी रही। बिहार का शासक था शेर शाह सूरी, उसने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और एक पुराना किला का निर्माण किया है। क्या नाम बना? पुराना किला। जबकि अकबर ने शाहजहां के समय दिल्ली लाल किला। देखिए अभी पहले के समय में जो राजा महाराजा बनाए वो रहना भी जरूरी है। आप राजस्थान में जाके देखेंगे वहां के जो राजपूत शासक हुए सब क्या भव्य किला बनाए सब। या फिर आप देखिए ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार, कुछ तो रहता है ये पुरानी चीजें। साउथ में विशाल मंदिर को देख लीजिएगा यहाँ पे। तो ये सब चीजें भी रहना एक तरह के इतिहास को सजो है। लेकिन अभी क्या है ना कि ये सारी चीजें राजनीति का हिस्सा बन गया है। इस देश में ना लोगों ने राजनीति को बहुत ज्यादा बढ़ावा दे दिया। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? और राजनीति को बढ़ावा देना इस देश की सबसे बड़ी खराब चीज है, क्योंकि ना वहां इतना ज्यादा उन लोगों ने गंध मचाया है कि एक शरीफ इंसान वहां जाने के बाद अपने को अनकंफर्टेबल समझता है। तो उसका एक ही चीज हो गया कि अगर जहां गंध मचा दिए तो वहां शरीफ इंसान या तो जाएगा नहीं, या तो बहुत ज्यादा संख्या में लोगों को, अच्छे लोगों को जाना पड़ेगा कि फिर वो गंदे लोग अपने आप को अनकंफर्टेबल समझे। लेकिन वो ऐसा ना छीछा लेदर कर देगा सब जिसका कोई हद नहीं। एक अच्छा इंसान सोच समझ के बोलता है, नेतवा सबको कुछ नहीं बोलता। गाड़ी रोक के बोलिएगा तो बोलना चालू कर देगा, ये गलत हो गया, यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारी सरकार आएगी पृथ्वी को चपटा कर देंगे। गोल में बहुत दिक्कत हो रहा है, भूकंप सब आ जाता है, कुछ भी बोल देगा। लेकिन एक अच्छे इंसान को मिले, किसी प्रोफेसर, डॉक्टर, बोलने से पहले सोचेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा, मीडिया वालों को भी यही आदत लग गया। एक हमसे घेर के कर रहा है, सर 5 मिनट का इंटरव्यू दे। हम 5 मिनट? नेता समझा? 5 मिनट में तुम पहले तैयारी करके आया है? कहेगा हाँ सर, क्या 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 तैयारी करके आया? वही रटा हुआ कि आपका नाम क्या है, धर्म क्या है, यही रटा हुआ। क्या पूछना चाहते हो? तैयारी करके आए हो? कुछ नहीं बोल रहा। कहते नेताओं का इंटरव्यू लेते लेते तुम्हारी आदत हो गई घिसट पिटल। कुछ बोल दो, आपका उनके बारे में क्या कहना है, बस वो बोलते रहता है। मीडिया वाला ध्यान नहीं देता। माइक लगे ले यहाँ पे, वो कहे इधर लगाओ, हाँ लगा दो, बोल दिया। नमस्कार, ये आपके साथ थे जहरीला पार्टी के प्रवक्ता। काट दिया, खत्म कहानी। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? उधर कट जाएगा तो
10-20 करने में रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे आपको। हो गया। अब समझ, हमारी मीडिया 150 पे का है कुछ अरे भाई, आपको सवाल पूछने से पहले भी तैयारी करना पड़ता, क्या हमें पूछना है, ऐसे कुछ थमा देगा हमें। ये दिल्ली क्या कहलाता है? लुटियंस दिल्ली। कौन सी दिल्ली? लुटियंस दिल्ली। यहाँ रायसीना की पहाड़ी है, मुगलों के वगैरह सब समझ में आ गया कि नहीं? बाकी यहाँ इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, समझ में आ गया? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल है, वो गुड़गांव के साइड में है। किस साइड में है? गुड़गांव। एयरपोर्ट के पास से गुड़गांव पास पड़ेगा, समझ में आ गया कि नहीं है? और अगर नोएडा आना है तो 1-1.5 घंटा लगेगा, पूरा क्रॉस करके आना पड़ेगा। दिल्ली के आसपास के एरिया हो गया, समझ में आ गया? गुड़गांव में सुल्तानपुर पक्षी विहार है, सुल्तानपुर पक्षी विहार, पक्षियों के लिए रहने का जगह बनाया गया है। दिल्ली एयरपोर्ट का नाम इंदिरा गांधी इंटरनेशनल। सबसे ज्यादा पैसेंजर इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, इतना ज्यादा है कि 3-3 एयर रनवे होने के बावजूद वहां चौथा बनाया जा रहा है। 3-3 होने का चौथा बनाया जा रहा है। अच्छा, यही चौथा नहीं, इसके सपोर्ट के लिए गाजियाबाद में हिंडन एयरबेस, और इसके सपोर्ट के लिए एक नोएडा में बनाया जा रहा है जेवर एयरपोर्ट, जो 2050 तक कंप्लीटली बन के तैयार होगा। एयरपोर्ट बनाना इतना आसान नहीं होता, एक रनवे चालू कर दिया जाएगा फिर दूसरा बनते रहे। अभी दिल्ली में टर्मिनल 4 बन रहा है, 3 साल से बन रहा है, बनेगा जब टाइम होगा। बहुत कंजम्पशन है दिल्ली एयरपोर्ट पे। जहां टर्मिनल 1 पे तो भीड़ लग जाता है, खड़ा होने का जगह नहीं मिलता है, तो वहां नोटिस लगा देता है, अब टिकट सटाइएगा ना, 1 घंटा से पहले आ गए टर्मिनल 1 पे तो बोल देगा पहले आ गए हैं, बाद में ये जगह नहीं है। आप इतनी भीड़ हो गई। खैर, टर्मिनल 1 छोटा है, बहुत छोटा है, पटना एयरपोर्ट से 3 गुना है बस। पटना एयरपोर्ट से 3 गुना है और दिल्ली का सबसे छोटा है। जो दिल्ली में बार बार फ्लाइट करता है ना, उससे पूछिएगा किससे जाना चाहेंगे, सीधे कहा T1 से, झमेला ही नहीं। जिनको जो रेगुलर सफर करने वाला T3 पे जाना नहीं था, जान निकाल देगा। 65 गो गेट है, जहाज जिस गेट पे लगेगी, गेट का एरिया सोच लीजिए कितना होगा, अब 65 गो है, हालत खराब हो जाएगा दौड़ते दौड़ते। अब पता चला जाने के बाद बोल दिया 65 नंबर पे फ्लाइट लगी है। यहाँ किसी को एक प्लेटफॉर्म से चौथा प्लेटफॉर्म पे भेजिए तो का हालत खराब हो जाता है, वो भेज रहा है कितना दूर, 64, हालत खराब हो जाएगी। T1 पे 8 गो है, 7 या 8 गो है, T2 पे वही 35-30 गो है, और T3 पे कितना है? 65। उसके बावजूद फ्लाइट का नहीं मिल पाता है। अब T4 बनेगा तब बताएंगे, हमको इतना आइडिया नहीं कि अभी बन रहा है ना, वहां पे अंडर कंस्ट्रक्शन है तो क्या बताएंगे। दिल्ली समझ में आ गया? किसी को दिक्कत नहीं? आगे बढ़े। दिल्ली का एरिया जो था, ये एरिया बहुत तेजी से डेवलप कर रहा था। इधर का एरिया डेवलप कर दिया गुड़गांव, क्या डेवलप कर गया? गुड़गांव। और इधर का एरिया का नाम था ओखला, क्या नाम था? ओखला। तो इधर डेवलप कर गया गुड़गांव, इधर डेवलप कर गया ओखला। क्या डेवलप कर दिया? ओखला। अब ओखला भर गया, तब ओखला को और एक्सटेंड किया गया, न्यू ओखला। क्या बनाया गया? न्यू ओखला। और ओखला भर गया, ओखला के बाद क्या बसाया गया? न्यू ओखला। न्यू ओखला में ध्यान दिया गया कि इसे सिस्टमेटिक ढंग से बसाया जाए, क्योंकि जो गलतियां ओखला को बसाने में हुई थी वो न्यू ओखला में न हो। ओखला में जाम की समस्या ज्यादा थी, ग्रीनरीज कम थे, तो न्यू ओखला में कहा गया कि हमें सड़कें बनानी है चौड़ी, और इन सड़कों के बगल में हमें पेड़ लगाना है लगभग 20-20 मीटर इधर तक। तो पेड़ ज्यादा रखा गया, सड़कों को रखा गया चौड़ा, ताकि वहां इंडस्ट्रीज जा सके, इंडस्ट्रियल एरिया बनाया जा सके। क्या बनाया गया? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। क्या किया गया? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किया गया। क्या बनाया गया? इंडस्ट्रियल डेवलप। तो न्यू ओखला में किसे डेवलप किया गया? तो न्यू ओखला में ज्यादातर इंडस्ट्रीज मिलेंगी। आप समझ में आ गया कि ना? न्यू ओखला में ज्यादा क्या मिलेगी? इंडस्ट्री। किसी को दिक्कत? न्यू ओखला में मिलेगी ज्यादा इंडस्ट्री। अब पुरानी ओखला में इंडस्ट्री ज्यादा नहीं, उधर यूनिवर्सिटी वगैरह मिलेंगे, सब जामिया वगैरह यूनिवर्सिटी है सब वहां पे। और इसे देख रेख करने के लिए एक अथॉरिटी बनाया गया। क्या बनाया गया? अथॉरिटी। इसी को कहा गया नोएडा, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, नोएडा। क्या कहा गया? नोएडा। आज नोएडा बहुत डेवलप, बहुत सिस्टमेटिक ढंग से डेवलप। समझ में आ गया कि नहीं? ऐसी नोएडा में बनाया जा रहा है जेवर एयरपोर्ट, जो इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। जेवर एयरपोर्ट इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा 2050 तक। एयरपोर्ट वगैरह एक दिन में थोड़े बनते हैं, सभी सब डेवलप होने में भी तो टाइम लग जाता है इन लोग। किसी को दिक्कत? दिल्ली में पीडीएफ मिल जाएगा आप लोग को।
हाँ हाँ, मैप का भी पीडीएफ लेना, मटेरियल। आगे बढ़े, लाइव वालों को बोल रहे थे। दिल्ली तो समझ में आ गया आप लोग को। दिल्ली किस नदी के किनारे है? अभी दुर्दशा हो गई है यमुना नदी की तो पूरी, बहुत प्रदूषण है, बहुत ज्यादा। क्या है प्रदूषण? हमारे यहाँ नदियों को साफ करने के जो प्रयास किए जाते हैं वह प्रयास संतोषजनक नहीं है, क्योंकि हम प्रयास ही गलत दिशा में कर रहे हैं। नदियों को साफ करने के बजाय उन्हें गंदा न किया जाए, इस पर जोर देना चाहिए, क्योंकि नदी का पानी बहता पानी है। लॉकडाउन में नदियां साफ हो गई थी, किसी ने साफ करने नहीं गए, हमने गंदा नहीं किया था। तो नदियों को गंदा होने से बचाने की जरूरत है, सफाई पे ध्यान देना जरूरत है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो अभी भी अगर हम लोग को आजादी के बाद सफाई पे ध्यान देना पड़ता है तो बड़ा विकट परिस्थिति है। आगे बढ़ जाए, किसी को दिक्कत नहीं। अब देखते हैं उत्तराखंड। क्या देखते हैं? उत्तराखंड। ये दिल्ली समझ में आ गया? दिल्ली में आप देखिए, ज्योग्राफी के हिसाब से यमुना नदी के किनारे, रायसीना की पहाड़ी। बाकी ज्योग्राफी के हिसाब से क्या है? दिल्ली हरियाणा से घिरा हुआ 3 और यूपी से घिरा हुआ 1 और। सारा चीज राजनीतिक या ऐतिहासिक, राजनीतिक या ऐतिहासिक। लाल किला कहाँ है? दिल्ली। किसने बनाया? शाहजहां। शाहजहां के पास बहुत पैसा था, लाल किला बनवाया, उसी के आगे बनवा दिया जमा मस्जिद। क्या बनाया? जमा। अपनी पत्नी की याद में बना दिया ताजमहल। कुल पैसा फूंक के खत्म कर दिया, कुल पैसा खत्म कर दिया। समझ में आ गया कि नहीं? सोचिए, जब राजा महाराजा का पैसा खर्चा करा दी सब, तो आप लोग तो बेरोजगार हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? औरंगजेब आया तो उसको पैसे नहीं बचा, कहा कि हम ताजमहल कहां से बनवाए, हम जमा मस्जिद कहां से बना, हम लाल किला कहां से बना। तो लाल किला में एगो छोटा सा मस्जिद बनवा दिया, मोती मस्जिद। छोटी सी मस्जिद है। समझ में आ गया कि नहीं? मोती मस्जिद छोटी सी है, क्लासरूम बराबर। बाकी कैंपस मस्जिद का बड़ा है। अब लाल किले पूरा बड़ा है तो उसमें क्या कह सकते हैं? मोती मस्जिद। क्या नाम है? मोती मस्जिद। किसी को कोई दिक्कत? तो लाल किला के अंदर मोती मस्जिद किसने बनवाया? औरंगजेब। बाकी तो उसका कुल पैसा उसके बाबूजी खर्चा कर दिए थे। और उसकी पत्नी कही हमारे लिए भी बनवा दीजिए ताजमहल। परेशान करके रखी थी औरंगजेब को, हमारे लिए नहीं बनवाएंगे। देखिए तो ससुर जी कितना मानते थे सास को। जबरदस्ती मन, बताइए ऐसे करना चाहिए आप लोग? और किसी का नहीं मन है तो मत बनो, जबरदस्ती ना बनवाइए। बनो, ठेका पे दे दिया, बनाओ। अब बना दिया महाराष्ट्र में ले जाकर घटिया ताजमहल, जिसे ताजमहल का घटिया नकल कर, बीबी का मकबरा कहते, टेढ़ बना दिया उसको। मतलब ताजमहल के इतना उतना सुंदर नहीं है। अब भाई कोई दिल से बनाए और कोई गुस्सा में बनवाए, अंतर नहीं आएगा। हाँ, शाहजहां मुमताज के मरने के बाद बनो। शाहजहां मानता बहुत था मुमताज को। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बीबी का मकबरा औरंगजेब ने बनवा। कौन सी कह रहा है? हाँ? औरंगजेब को कह रहा है, ये कह रहा है कि सर ताजमहल इसलिए बना क्योंकि मुमताज मर चुकी थी। तो औरंगजेब वाला ताजमहल इसलिए अच्छा नहीं बना कि बार बार उछल जाती होगी देखने। टेढ़ा, इसको सीधा करो, ऐसे नहीं। अपने बन दिमाग से बनवाई। देखो उसको क्या बोल रहा है। मतलब उसका कहना है कि ताजमहल मुमताज ने बनाया अपने दिमाग से, क्योंकि शाहजहां ने बनवाया अपने दिमाग से क्योंकि मुमताज मर चुकी, और औरंगजेब ने बनवाया क्योंकि उसकी पत्नी जिंदा थी तो बार बार वो अपना दिमाग लगा रही थी। गलत सोचा, ऐसा नहीं सोचना है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, गलत बात है ये। बताइए आप लोगों को कितना खराब लगेगा? खराब लग रहा है ना आप लोगों को? नहीं बोलना चाहिए। हाँ, आगे बढ़े। दिल्ली खत्म, उत्तराखंड देखते हैं। पुराना नाम उत्तरांचल, फिर बन गया उत्तराखंड। कितने लोग बता सकते हैं कब बना था ये? हाँ, 9 नवंबर सन 2000। किससे टूट के अलग हो गया? यूपी से।
किससे टूटा? यूपी से। पहले नाम इसका था उत्तरांचल, बाद में हो गया उत्तराखंड, बाद में हो गया उत्तराखंड, 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 बाद में नाम क्या हो गया? उत्तराखंड बहुत ही बेहतरीन पर्यटक जगह है। यहां पर जैसे आप उत्तराखंड में घुसिएगा ना, देहरादून घुसते मिल जाएगा देहरादून। यहां से दिल्ली से निकलेंगे तो सहारनपुर होके देहरादून निकले, जैसे जब घुसेंगे ना आपको एक अलग फील आएगा। चारों ओर से पहाड़ और उसके लंबे लंबे पेड़ मिलेंगे और उसके बीच से जंगल में से आपकी गाड़ी निकलेगी। ऊपर दिखेगा तो आसमान आधा दिखेगा, आधा पेड़ ढके रहेंगे, इधर इधर पेड़ पहाड़ सब कुछ। बंदर वगैरह खूब ज्यादा पाए जाते हैं सब, बहुत खचरा रहता है सब। चश्मा वाले को चश्मा छीन लेता है और भागता नहीं है, खड़ा रहता है। जब तक आप उसको कुछ खाने के लिए नहीं दीजिएगा ना, चश्मा नहीं देगा। तो जैसे आप कुछ खाने को दे दीजिएगा, फेंक देगा चश्मा, लेके चला जाएगा। कोल्ड ड्रिंक दीजिएगा ना तो आदमी की तरह खोल के पीते हैं सब, एकदम बेहतरीन खोल के पिएगा सब, बहुत समझदार हो जाता है। पर्यटन के लिए बहुत बेहतरीन जगह, फूलों की घाटी उत्तराखंड में, जिम कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड, केदारनाथ उत्तराखंड, बद्रीनाथ उत्तराखंड, सुंदरता एकदम बेहतरीन है। कहां पर? उत्तराखंड। तबाही भी ससुरा बहुत भयानक आता है। जोशीमठ धंस गया 2013 में, उत्तराखंड में तबाही आ गया। हमेशा मतलब सुंदरता और तबाही भयानक आती जाती, समझ आ गया कि नहीं? शादी के बाद आपकी जिंदगी भी उत्तराखंड हो जाएगी, मतलब आपको सुकून सुंदरता सब मिलेगा, लेकिन कभी कभी तबाही भी आते रहे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कभी कभी वो भूचाल के लिए भी आप रेडी रहिएगा, भूकंप के लिए भी रेडी रहिएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप लोग को समझ में आ रहा है? उत्तराखंड का 2 हिस्सा याद रखिए। इधर का एरिया का नाम है कुमायूं, ये एरिया का नाम कुमायूं, और ये बड़ा वाला का नाम गढ़वाल, ये एरिया का नाम गढ़वाल, और इसका नाम कुमायूं। 1 नंबर कुमायूं, 2 नंबर गढ़वाल। गढ़वाल तो कुमायूं बड़ा है या गढ़वाल? गढ़वाल बड़ा है। यहां के लोग हाइट में छोटे लेकिन बहुत बहादुर होते हैं, उत्तराखंड वाले बहुत पहाड़ी एरिया के होते हैं। गोरखा रेजिमेंट, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? गोरखा वगैरह तिरछी टोपी पहनते हैं, गोरखा। नेपाल से सटा वाला एरिया, नेपाल में तो पूरा गोरखा ही मिलेंगे। सिक्किम और यहाँ पे भी क्या मिलेंगे? गोरखा। ये एरिया में भी गोरखा। तो गोरखा रेजिमेंट में ज्यादातर इसी एरिया से फौजियों को रखा जाता। तो गोरखा रेजिमेंट, बिपिन रावत भी किसके थे? गोरखा रेजिमेंट, तिरछी टोपी पहनते हैं सब। गोरखा रेजिमेंट वाले बहुत खतरनाक होते हैं, गोरखा रेजिमेंट वाले। और मानेक शाह ने कहा था ना कि अगर कोई तुमसे कहता है कि मुझे मरने से डर नहीं लगता है, तो या तो वो झूठ बोल रहा है और नहीं तो वो गोरखा है। बहुत बहादुर होते हैं गोरखा रेजिमेंट के। तो गोरखा रेजिमेंट बहुत बहादुर है। हालांकि उत्तराखंड की 2 अन्य रेजिमेंट भी बहुत बहादुर हैं, एक गढ़वाल और एक कुमायूं। गढ़वाल रेजिमेंट भी है, कुमायूं रेजिमेंट। बिहार में बिहार रेजिमेंट है। जब गलवान घाटी में झड़प हुआ था तो बिहार रेजिमेंट और सिख रेजिमेंट थी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो अलग अलग रेजिमेंट होते हैं। तो ये एरिया कौन सा हो गया? कुमायूं। कुमायूं रेजिमेंट के एक सैनिक थे मेजर सोमनाथ शर्मा। क्या नाम था? मेजर सोमनाथ शर्मा। मेजर सोमनाथ शर्मा बहुत ही बहादुर थे, मेजर थे, अपनी कंपनी के कमांडर थे। मेजर सोमनाथ शर्मा, जब देश का विभाजन हुआ 1947 में, तो पाकिस्तानी सब क्या हुआ, इधर से घुस गया सब कब्जा करने के लिए। आपको पता है कबाइलियों के भेष में, आतंकवादियों के भेष। शुरुआत में ही अगर आप रखिएगा आतंकवाद को तो क्या होगा? आज देख रहे हैं पुलिस मुख्यालय उड़ा दिया कराची का। तो आप अगर सांप पालिएगा ये सोच के कि पड़ोसी को काटेगा तब तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। आप आज पाकिस्तान कंट्रोल के बाहर जा चुका है। उसका कोई अरे अभी मिलाइएगा तो हम लोग के लिए सर दर्द हो जाएगा। पहले काटाकुटी करने दीजिए उन सौ को। समझ में आ गया कि नहीं? अभी कौन मिलाएगा उन सौ को? संजीवनी मिल जाएगा। बहुत एहसान फरामोश है सब। ये कर्ज तो इतना डूब जाएगा यहाँ पे कर्ज। अच्छा, वहां पे पेट्रोलियम के प्राइस में कल वृद्धि कर दिया, एक के बार में 25 की 26 रुपया है, 22 रुपया। हमारे यहाँ बवाल हो जाए 22 रुपया तो नहीं बढ़ा के देगा लोग। तो यहाँ पे मोटरसाइकिल आदमी ऊपर उठा लेगा ना, चल तो समझ में आ गया? और हमारे लोगों ने लड़ गए, जयशंकर साहब हो गए, चाहे हरदीप सिंह पुरी हो गए, उनसे इतना यूरोप वाले पूछे सब कि आप पेट्रोल कहां रसिया से खरीद रहे हैं? हरदीप सिंह पुरी तो झाड़ दिए कि हम पेट्रोल खरीद रहे हैं जो हमें सस्ता दे, चाहे जो भी दे।
हमको इससे मतलब नहीं, हमें सस्ता चाहिए। आप दे सकते हैं, हमको सस्ता चाहिए सीधा। जयशंकर साहब ने भी कहा, हम अपने कंपनियों को कहते हैं कि आप पेट्रोलियम खरीद के लाइए, चाहे जहां से लाइए, जहां से सस्ता मिले, जो बवाल होगा हम देखेंगे। समझ आ गया कि नहीं? इन लोग को समझ में आ रहा है मोदी है मोदी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एक बार चश्मा उतार के जिनको देख लेते हैं ना ये चीज है। मोदी जी में एक चीज बेस्ट है कि विदेश नीति के मामले में ना आप आंख दिखा के नहीं निकल पाइएगा उस इंसान को। बहुत अच्छा, ऐसा नहीं है कि केवल स्टिक, कूटनीति का मतलब होना चाहिए जहां साम दाम दंड भेद। समझ में आ गया कि नहीं गया? पहले बातचीत से करिए, साम बातचीत से, दाम पैसा देके, साम दाम दंड हथियार, नहीं माने तो तोप टैंक राफेल ब्रह्मोस, और उसके बाद भेद जासूसी। भेद मतलब साम बातचीत, दाम पैसा, दंड मारपीट के, भेद जासूसी करके। तो हम लोग का रॉ जासूसी के लिए, साम बातचीत के लिए विदेश मंत्री हैं, दाम पैसा वैसा के लिए, दंड मारपीट के लिए, भेद रॉ के लिए। अभी तुर्की में हम लोगों ने क्या किया, राहत सामग्री मानवता के आधार पर, जैसे भूकंप आया यहां से निकाल दिया गया। IL-70 जहाज, C-17 ग्लोब मास्टर, उस जहाज को उड़ाने का 1 घंटा का खर्चा 18 लाख रुपए। क्या ले गया क्या नहीं, उस जहाज को ऑपरेट करने का 1 घंटा का खर्चा कितना है? 18,000, 18 लाख। 2 घंटा में तो तुर्की पहुंचा था। 36 लाख तो हवा में फूंक दिया। अब समझ में आया कोई देश क्यों युद्ध नहीं लड़ना चाहता? युद्ध में गोलियां चलते दिखती हैं, लेकिन असल में वो पैसे हैं, इसलिए कोई देश युद्ध नहीं चाहता। 1 घंटा उस जहाज को उड़ाने का खर्चा 18 लाख। समझ में आ गया कि नहीं? और हम मिनिमम बता रहे हैं, एवरेज। टर्बुलेंस हुआ या कोई दिक्कत हुआ, रूट डाइवर्जन हुआ, अलग बात है। यहाँ पे बहुत महंगा है वो चीजों को। तो यहाँ के थे कौन? मेजर सोमनाथ शर्मा। जब पाकिस्तान लड़ाई करने के लिए चलाया तब इनका हाथ में फ्रैक्चर था। हाथ में क्या हो गया था? टूट गया था। हाथ फ्रैक्चर था, वो दाहिना हाथ। तो लड़ेंगे कैसे? अब भाई तनी मनी दिक्कत रहता तो हाथ में टूट गया। तो इनके कर्नल जो कहते कि आप युद्ध में नहीं जा सकते, ये अपने कर्नल से लड़ गए थे कि हम कमांडर हैं, हम युद्ध में जाएंगे। और मेजर सोमनाथ शर्मा युद्ध में गए थे, और युद्ध जब लड़े थे तो कमांडर होता है, उसका काम है कमांड करना। तो ये कमांड करते हुए पूरा युद्ध के मैदान में उतरे थे। और जिन सैनिकों की गोली खत्म हो जाती थी ना, मैगजीन रखे रहते थे, मैगजीन खत्म करके तो तू चलाते रहो, हम भर देते, मैगजीन भर देते थे। पूरी 1947-48 के बीच जो लड़ाई थी उसमें मेजर सोमनाथ शर्मा एकदम आगे थे। लास्ट में एक गोला आया, RPG का गोला, बारूद का, इनके ऊपर ही लग गया, वहीं पे ये शहीद हो गए। लेकिन उसके बावजूद ये मैगजीन बदल रहे थे, मतलब शहीद हो चुके हैं लेकिन हाथ अभी भी मैगजीन पे है। यहाँ पे मरणोपरांत इन्हें दिया गया था परमवीर चक्र। मरने के बाद भी जिस इंसान ने परमवीर चक्र दिया गया उतना बहादुर थे। भारत का पहला परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ शर्मा को दिया गया था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किस रेजिमेंट के थे? कुमायूं रेजिमेंट। ये आजादी ऐसे नहीं मिली। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 1900 पाकिस्तान शुरू से ही लड़ने गया। यहाँ पे ब्रिगेडियर उस्मानी को भेजा गया। POK पे जब पाकिस्तान ने कब्जा किया तो किसे भेजा गया? ब्रिगेडियर उस्मानी। ब्रिगेडियर उस्मानी बहुत ही बहादुर थे। पाकिस्तान ने उन्हें बहुत लालच दिया कि आ जाओ हमारे तरफ, तो ब्रिगेडियर उस्मानी ने कहा आते हैं। अब पूरा सेना लेके पहुंच गए पाकिस्तान में, मार के धज्जी उड़ा दिया पाकिस्तान में। आज भी हमारा जो POK पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया वो वहीं है जहां तक ब्रिगेडियर उस्मानी पहुंचे थे। जिस दिन जवाहरलाल नेहरू ने ऑर्डर किया कि इंडियन आर्मी को आगे बढ़ने के लिए, ब्रिगेडियर उस्मानी जिस दिन पहुंचे थे और हमारी सेना जिस दिन पहुंची थी उससे 1 कदम आगे नहीं बढ़ सका है। ये तो हरि सिंह की गलती है जो कब्जा कर लिया। लोल बकलोल था हरि सिंह, वो कहता हम अलग देश बनाएंगे, हरि सिंह कश्मीर हमारा अलग रहेगा। अरे भारत से क्या दिक्कत है? नहीं समझा गया? इतना बेहतरीन है भारत। यहाँ पर हर चीज आप समझिए। भारत में अभी भी ना, मतलब एक ही चीज हमारे यहाँ खराबी है, एक 3-4 समस्या बहुत भयानक, जिसमें 2 एकदम खराब है, एक नेता और एक अधिकारी। नेता कभी भी अकेले नहीं खाता है, याद रखिएगा। अधिकारी को भी खिलाएगा, क्योंकि साइन वही अधिकारी करेगा, इसलिए पकड़ा नहीं पाते हैं सब। आपको क्या लगता है नेता अकेले खाएगा? सारा चेन बना है यहाँ पे, किसको किसको कितना जाएगा, पूरा चेन। यही सोच रहे सब गड़बड़ कर देता है। तो बताइए पहला परमवीर चक्र किस रेजिमेंट को? हाँ,
मेजर सोमनाथ शर्मा। कौन सा रेजिमेंट? कुमायूं रेजिमेंट। सबके पास एटलस है? हाँ, सबको उत्तराखंड दिख रहा है? देखिए अपने अपने नक्शा में उत्तराखंड मिल गया? मिला? उत्तराखंड नहीं मिला? इस साइड में देखेंगे नैनीताल मिलेगा, कुमायूं एरिया में। रानीखेत नैनीताल मिल गया? नैनीताल नहीं मिला? नैनीताल मिल गया? किस एरिया में है नैनीताल? नैनीताल कुमायूं एरिया में। नैनीताल किस एरिया में? कुमायूं नहीं मिला? कुमायूं में नैनीताल मिला। वहीं पे मिलेगा रानीखेत। रानीखेत नैनीताल ये सब एरिया इस इधर ही का एरिया है। मिला? वहां पे मिलेगा आपको जिम कार्बेट नेशनल पार्क। नैनीताल के पास पड़ी है जिम कार्बेट नेशनल पार्क। जिम कार्बेट नेशनल पार्क। पेज नंबर कितना है बाबू? 13 पेज नंबर 13। जिम कार्बेट नेशनल पार्क मिला? जिम कार्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला नेशनल पार्क। जिम कार्बेट नेशनल पार्क 1935-36 समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 1935 में स्थापना की गई थी जिम कार्बेट नेशनल पार्क। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उस जिम कार्बेट नेशनल पार्क से एक नदी गुजरेगी, आप बताइए कौन सी है? देख के बताइए कौन नदी है? रामगंगा। जिम कार्बेट नेशनल पार्क से कौन नदी? रामगंगा। कौन सी नदी? राम। जिम कार्बेट नेशनल पार्क रामगंगा। किसी को दिक्कत? जिम कार्बेट नेशनल पार्क से कौन नदी? रामगंगा नदी। कौन सी नदी? राम। सबको मिल गया? और रामगंगा नदी यूपी में चली जाती है, फिर आपको कन्नौज में जाके गंगा नदी से मिल जाती है। ये एरिया मिल गया कौन सा आपका? नैनीताल। नैनीताल में एक इंडिया का सबसे बड़ा सैनिक स्कूल है नैनीताल में। नैनीताल में जगह का नाम है घोड़ाखाल। नैनीताल। वहां नैनीताल पूरा पहाड़ी एरिया में ट्रेन नहीं जा पाती है, तो उससे पहले ही ट्रेन रुक जाती है। काठगोदाम। काठगोदाम एक ट्रेन, हावड़ा एक्सप्रेस। काठगोदाम। काठगोदाम तो कई ट्रेनें जाती हैं। काठगोदाम जगह नैनीताल में जो रेलवे स्टेशन, नैनीताल जाना है तो कहाँ उतरना पड़ता है? काठ। पहाड़ी एरिया, वहाँ ट्रेन वगैरह उतना फैसिलिटी नहीं। वहाँ सैनिक स्कूल बहुत है। नैनीताल वगैरह फिल्मों की शूटिंग वगैरह बहुत होती है। फिल्म उलिम वाला जितना पहाड़ वहाड़ पे नहीं देखेगा। फिल्म कुछ और रहेगा, हीरो हीरोइन अचानक चल जाएगा पहाड़ पे गाना गाने। ये खाली जाता है तो गाना गाने वहां पे बीचवा में कहाँ से गाना गाने लगेगा? सब गाना होना सब खाली बेवकूफ बनाता है सबको। लड़की सबको क्या करता है? बेवकूफ बनाए। तो गाना होना गाने के लिए कहाँ ले जाएगा सब? हाँ, नैनीताल में। अब तुम लोग फिल्म देख के गाना मत गाने लगना। पहाड़ पे से कूदने भी चल जाती है सर। अच्छा हाँ, तुम मुझे नहीं रोका, मैंने कूद जाऊंगी। हाँ? उसको लड़का सोचता है बचा लेने तो हम ही फंस जाएंगे। तू सोचती इसे कितना मानता है हमको। अरे बाप। आप बताओ, आप मानते हैं इसलिए रोकिएगा कि आपको टेंशन रहता हम ना फंस जाए? हाँ, टेंशन रहता। सुनिए आप लोग, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सोचता है कि जो फंस जाए तो हम यहाँ पे, घर वाला हमरा कह के ये ढकेल दिलो यहाँ पे, तो कहता है यहाँ मत कूदो, घरे जाके कूदना। आप सबको मिल गया? कौन जगह है? नैनीताल के ऊपर देखिएगा चमोली। चमोली मिला? नहीं मिलेगा चमोली। गोपेश्वर मिलेगा। देखिए गोपेश्वर मिला? गोपेश्वर। गोपेश्वर गधई, तुमको नहीं मिलता था तो ढूंढा करो, दूसर जगह मिल जाएगा तो कहेगी ये नहीं है ना, बागेश्वर लिखा हुआ है। गधे करें गोपेश्वर लिखा होगा, लिखा है। सब लोग देखिए गोपेश्वर, ऑनलाइन वाले सब लोग देखिए गोपेश्वर। ऑनलाइन क्लास में भी ऑफलाइन का फील होता है सर, ठीक है।
गोपेश्वर मिल गया? गोपेश्वर मिला ना? जिस तरह से किन्नौर जिला का नाम रेकोंगपियो था, जिस तरह से बिहार में वैशाली जिला का मुख्यालय हाजीपुर है, सारण जिला का मुख्यालय छपरा है, नालंदा जिला का मुख्यालय बिहार शरीफ है, उसी तरह से चमोली का मुख्यालय क्या है? गोपेश्वर। चमोली का नाम क्या है? तो चमोली जिला का मुख्यालय गोपेश्वर, चमोली जिला मुख्यालय मिला चमोली। फूलों मतलब गोपेश्वर जहां लिखा है वहीं चमोली मिला। जैसे अगर आप बिहार का नक्शा खोलिएगा तो कहीं पे भी आपको नालंदा नहीं लिखेगा, बिहार शरीफ लिखेगा। क्या लिखेगा? बिहार शरीफ। वैशाली नहीं लिखेगा, हाजीपुर लिखेगा। वैसे ही चमोली जिला का मुख्यालय गोपेश्वर। नहीं मिला बबनी? फूलों की घाटी है गोपेश्वर में, जिसे हम चमोली कहते हैं। फूलों की घाटी, बहुत सारे फूलों की कैटेगरी होती है। वो पहाड़ों के बीच में फूल नोचने कौन जाएगा? हमारे यहाँ फूल बोइए ना, कौन गाय बकरी खा जाएगी इसमें। हमारे यहाँ फूल जो होता है ना, तोड़ने का शौकीन होता है सर, और ये कितना अच्छा फूल है, तोड़ ले। समझ में आ गया कि ना? क्या अंतर यही होता है, पसंद और प्रेम में यही अंतर है। जब आप किसी फूल को पसंद करते हैं तो उसे तोड़ लेते हैं, जब किसी फूल को प्रेम करते हैं तो उसमें पानी डालते हैं। दोनों में बहुत माइन्यूट अंतर होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ज्यादातर दुनिया में लोग आपको पसंद करने वाले मिलेंगे। समझ में आ गया कि नहीं? माँ बाप और अपने बहुत कम लोग होंगे जो आपको प्रेम करेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। फूलों की घाटी किसे कहा जाता है? चमोली कहा जाएगा। आप समझने के लिए याद रखिए कि उसका मुख्यालय गोपेश्वर। यहां पर हरियाली बहुत ज्यादा, पेड़ पौधे बहुत ज्यादा। सुंदरलाल बहुगुणा एक पर्यावरणविद थे, बहुत अच्छे व्यक्ति थे पर्यावरण को बचाने के लिए। उन्होंने देखा कि शहर बसाने के लिए लोग पेड़ों को काट रहे हैं, तो उन्होंने चिपको आंदोलन चालू किया। चिपको आंदोलन एक ग्रुप था लोगों का, चिपको आंदोलन लोगों का एक ग्रुप। इस ग्रुप में क्या होता था कि जब भी पेड़ काटने लोग आते थे तो 50-60 लोग पेड़वे पे सट जाते थे। अब काटो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब आप 1-2 आदमी को हटा सकते हैं, सबको थोड़ी हटाइएगा यहाँ पे। तो वहां के, अच्छा वहां के लोग भी बहुत कोऑपरेटिव होते हैं। तो बिहार में कोनो पेड़ काटना है, सटिए ना। टांगी भाजने लगेगा इसे, अपने लगा दे लाग जी तो छोड़ भागे पेड़ में चढ़ जाएंगे। यहाँ हमारे यहाँ उतना में देखिए, जब जनसंख्या बहुत ज्यादा हो जाती है ना, तो कहीं ना कहीं उस जनसंख्या को भरपाई करना भी जरूरी होता है। और अल्टीमेटली जब पैसे की कमी होती है तो फिर शिक्षा का अभाव होगा, शिक्षा की कमी होगी तो फिर हर चीज पतन होने लगेगा, मानसिक पतन होगा, सामाजिक पतन होगा। हमारे यहाँ यूपी बिहार ये सब एरिया में सबसे बड़ी समस्या क्या है? इतनी जनसंख्या है कि सबको अच्छी सुविधा ही नहीं मिल पा रही। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऐसे ही मिलेगा, अजी मानसिक पतन होने लगेगा। यहाँ पे एक आदमी फ्लाइट में हमको मिले थे, बगल में पूरा गुटखा खाओ, हाँ फ्लाइट में पूरा गुटखा खाओ, और गाना सुन रहा था पूरा बिना एयरफोन के, अब भोजपुरी गाना। बगल के लोग ना, मतलब फ्लाइट में तो कहीं कहीं के लोग होते हैं, उब रहे थे। उसको समझ में नहीं आ रहा है, फ्लाइट है, तुम्हें भोजपुरी पसंद है, इस फ्लाइट में हर स्टेट के लोग अलग अलग होंगे, या किसी का भी तुम अपना एयरफोन लगा। और अश्लीलता तो भोजपुरी गाने में इतने हैं कि परिवार के साथ नहीं सुन सकते आप। पूरे लोग इरिटेट हो गए। एक पूछ रहा है कहां से आए हैं आप, ले गया। एक स्टेट को, 1-2-4 गिनती के लोगों की वजह से एक स्टेट को रुसवा होना पड़ता है। बहुत खराब लग रहा था आदमी को। अच्छा इन लोग से बोलिए आपको क्या दिक्कत है, गुटखा को आपको क्या दिक्कत है? मतलब उसका मानसिक लेवल मरा हुआ है, उसको समझ में नहीं आ रहा। बताइए इसमें एक पूरे बिहार की क्या गलती है? नहीं, लेकिन जब आप गलत को गलत नहीं बोलिएगा ना, तो लोग आपको भी गलत में ही शामिल कर लेंगे। समस्या ये आती है यहाँ पर, समझ में आएगी ना? अब बगल वाला पूछता है कहां से आए हैं, व्यंग कसा उसको, हमें भी बहुत खराब लगता है। आपको क्या, आपको कहीं भी कोई बोलेगा तो आपको थोड़ी ना गौरवानी थोड़ी महसूस करिएगा ये सब चीजों को। अच्छे लोगों की ना यहाँ कमी है, लेकिन बस यही है कि ऐसा ना छोटे छोटे चीजों पे लोगों ने ध्यान नहीं दिया जिसका कोई हद नहीं, फिर बंद किया उसी चीजों। क्या उस पूरे फ्लाइट में सबके पास मोबाइल है? आज तो सबके पास मोबाइल है, लेकिन गड़बड़ हो जाता है यहाँ पे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ उन्होंने चिपको आंदोलन चालू किया था, सुंदरलाल बहुगुणा। अब नेक्स्ट क्लास कल समझे।